जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी की बेइज्जती करने वाली सुंग्युप की टीम को एमसी ने मॉन्स्टर हंटिंग के लिए एक चारा बना दिया था। बेसबॉल भी अब बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया है। एमसी ने कुछ नई स्किल्स को अनलॉक किया है। उसकी रेंज अब पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को कवर करती है। उसने कुछ नई चीजों को अनलॉक किया है, सोलर सिस्टम, स्टोर एंड एक जिम। लास्ट एपिसोड में एमसी ने इन तीनों को कंस्ट्रक्शन पे लगा दिया था और इन तीनों को कंस्ट्रक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा आज का एपिसोड भी इसी के बाद से शुरू होता है। हम आर्चर की तरफ आते हैं, जहां पर उसके एरोस खत्म हो गई थी, तो वापस घर पे जाने की बात कर रही थी। पर तभी वो पीछे कुछ देख के बहुत अलर्ट हो जाती है। हमें दिखाते हैं कि उसके पास ही बहुत सारे बो के एरोस समन हो गए थे। ये देख के वो कंफ्यूजन में कहती है, क्या बस कैसे ये हवा में से ऐसे कहां से आ गए। ये एमसी की दूसरी एबिलिटी है, ओमनी फोकस। एमसी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी और स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, अल्टीमेट आइस का नाम चेंज करके इन लोगों ने एब्सोल्यूट आइस रख दिया है। फिर हमें आर्चर को दिखाते हैं, जिसने उन एरोस को उठा के वापस से हंटिंग करना शुरू कर दिया है। वो दो एरोस को एक साथ शूट करती है और हमें एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आते हुए दिखाते हैं। इसमें लिखा था, तुमने एक लेवल 19 के ऑर्क को मारा है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 21,338 वॉन तुम्हारे अल्टीमेट 13 के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुम्हारी मॉन्स्टर हंटिंग टीम ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और क्वेस्ट में पूरे 23,32,538 वॉन खत्म हुए हैं। और नीचे बताया गया था कि आर्चर का लेवल भी इंक्रीज हो गया है, जिसे पढ़ के अपना एमसी सोचता है, मैं एकदम सही कह रहा था। यहाँ मेरे क्वेस्ट रिवॉर्ड के थ्रू इनके स्टेट्स और लेवल को इंक्रीज करना भी पॉसिबल है। अभी एमसी इनकी प्रोग्रेस देख के खुश हो ही रहा था, तभी उसका एकदम से मूड बदल जाता है और वो थोड़ा सा उत्साहित होते हुए कहता है कि अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी है। वो पीछे मुड़ के खिड़की से देखता है कि मेरे पेरेंट्स का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अगर मैं चल के जाऊं तो यहाँ से 3 घंटे लगेंगे। फिर वो अपना दरवाजा खोल के छत पे जाने लगता है और वो सोचता है कि अब मेरी रेंज इंक्रीज हो गई है, तो मैं अपार्टमेंट में तो कहीं भी जा सकता हूँ। फिर वो छत पे आके दरवाजा को लगाता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो ऊपर आसमान को देखता है और हमें एमसी का एक बहुत ही अच्छा सा लुक दिखाते हैं। बस उसके इमोशन थोड़े से डल हैं, आखिर हो भी क्यों ना। बेचारा दिन रात अपने पेरेंट्स की चिंता में लगा रहता है। वो सामने देखता है तो चारों तरफ टूटी फूटी बिल्डिंग, चारों तरफ कहीं पर भी मलबा फैला हुआ है, लोगों की लाशें पड़ी हुई है और इतना घटिया सीन देख के वो कहता है, ये कितना डरावना सीन है। और वो ये सब देख के ठान लेता है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा। मैं जितना ज्यादा समय लगाऊंगा, मेरे पेरेंट्स के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा घटते जाएंगे। फिर वो अपने सामने सिस्टम की स्क्रीन को ओपन करते हुए कहता है कि चलो पहले बेसबॉल की टीम से शुरू करते हैं। फिर एमसी इनकी डिटेल्स को चेक करने लगता है। पहले एक नोटिफिकेशन में वो चेक करता है, पहला नाम है मून बियोंगो, इसका लेवल 22 है, ये 7th सर्वेंट है, इसकी ट्रस्ट है 59, लॉयल्टी है 33, इसकी अवेकन्ड एबिलिटी है क्रॉस कन्वीनेंट, मतलब कि इसके पास क्रो की कुछ कंट्रोल करने की एबिलिटी होगी। और हमें दिखाते हैं मून बियोंगो ये है। हाँ, मैं तो इसे जब से चश्मिश ही बुलाता हूँ, चलो अब से इसको मून बुलाएंगे। वैसे इसने अपनी एबिलिटी कब अवेकन कर ली भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या ये हो सकता है कि इसने पहले अपनी एबिलिटी इसको अवेकन कर लिया था और मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया? नहीं, मैंने एक्सप्लेन तो किया होगा, शायद मैं भूल ही गया। तुम लोगों को याद है तो बता देना कमेंट में। एमसी इसकी एबिलिटी को देखते हुए सोचता है कि अभी तो इसकी पावर को सही जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पावर की हेल्प से हम आसपास नजर रखे हुए हैं। फिर किम जियोन अपनी बियर वुमेन का स्टेट्स को चेक करता है। इसका नाम है हो युनजो, ये लेवल 33 पे, इसका ट्रस्ट है बस 12, इसकी अवेकन्ड एबिलिटी है वॉरियर बियर, इसका भी नाम चेंज कर दिया। पहले इस वॉरियर बियर को बियर किया जाता था, वियर वुल्फ नहीं होता, वैसे ही इसका नाम था वियर बियर। इसका एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट है 70%, मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट है 30%, मतलब कि ये जितना भी एक्सपीरियंस अर्न करेगी उसकी 70% इसको जाएगा, जितना भी मनी अर्न करेगा बस उसका 30% इसको मिलेगा। फ्रेम से दूसरी को देखता है किम दाजुन, इसका लेवल 30 है, इसका ट्रस्ट 60 है, इसने लॉयल्टी भी अनलॉक की है जो कि 63 पे, इसकी अवेकन्ड एबिलिटी है हील, ब्लेसिंग, मैजिक, आर्मर, इसके पास मतलब 3 एबिलिटी हो गई। इसका एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट है 100%, मतलब इसको जितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे वो पूरे इसी को जाएंगे। एमसी इनकी एबिलिटी पढ़ने के बाद सोचता है कि भले ही मून की एबिलिटी सही जगह इस्तेमाल की जा रही है, वो आसपास नजर रख रहा है, पर उसको अगर मैं इन दोनों के साथ में जोड़ दूं तो हो युनजो और किम दाजुन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पर हो युनजो किम दाजुन की तरह नहीं है। किम दाजुन तो पहले मेरी वेसल बन चुकी है, पर हो युनजो तो ये बनने से बहुत ही ज्यादा दूर है। इवन उसने तो मेरी वेसल बनने के लिए लॉयल्टी तक को अनलॉक नहीं किया है। अभी हमने किम दाजुन की हील एबिलिटी के बारे में तो जान लिया है, पर ब्लेसिंग और मैजिक आर्मर इन दोनों के बारे में जानना बाकी है। तो एमसी इन दोनों के बारे में देखता है। ब्लेसिंग एक ए रैंक की एबिलिटी है जो मेंटल स्ट्रेंथ को कंज्यूम करके फिजिकल एबिलिटीज को टेम्परेरीली 70% तक इंक्रीज कर देती है। और मैजिक आर्मर ये भी एक बी रैंक की एबिलिटी है जो मेंटल स्ट्रेंथ को कंज्यूम करती है एक मैजिक आर्मर बनाने के लिए, जिसकी हेल्प से वो टारगेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। इनको पढ़ने के बाद एमसी सोचता है कि जिन लोगों के पास पहले से ही अवेकन्ड एबिलिटीज होती हैं उनके पास सच में बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है।
फिर वो अपना सर झुका लेता है और वो सोचता है कि क्या बस मेरे पास यही एक चॉइस बची है। वो इस समय होयन जो के मरे हुए बच्चे को याद कर रहा था। फिर एमसी एक क्वेस्ट को क्रिएट करता है, वहां पर उसके रिवॉर्ड में उसके बेटे का रिवाइवल लिख देता है। जैसे ही वो इसको सेट करता है तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि क्वेस्ट रिवॉर्ड में रिवाइवल देने के लिए तुम्हारे पास इनफ पैसा नहीं है, जब तुम्हारे पास और मनी आ जाए तो तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। जिन्हें देख के एमसी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो सोचता है मेरे पास अब भी इनफ पैसा नहीं है, तो अभी के लिए मेरे को क्वेस्ट की डिफिकल्टीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो एक और क्वेस्ट को सेट करने लगता है और इस टाइम पे वो क्वेस्ट में लिखता है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स को हंट करना है, पर ये वाले मॉन्स्टर 40 या उससे ज्यादा के लेवल के होने चाहिए। वो सोचता है कि एक लेवल 40 का मॉन्स्टर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता है और इसके बदले में मुझे एक बहुत ही बड़े रिवॉर्ड मिलने की गारंटी होगी। इसकी टाइम लिमिट होगी 24 आवर्स और इसकी पेनल्टी होगी डेथ। जी हाँ, सही सुना। फिर हमें होइंजो को दिखाते हैं जो एक कमरे में ऐसे ही लेटी होती है और उसके ऊपर कहीं से धूप आ रही है। और एमसी जब उस क्वेस्ट को जनरेट करता है तो एमसी के पास फिर से नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास अब भी पैसे की बहुत कमी है, तुम इससे रिवाइवल क्वेस्ट को जनरेट नहीं कर सकते, जब तुम्हारे पास और पैसा जाए तो तुम फिर से कोशिश करना। जिसे देख के एमसी सोचता है क्या अब भी मेरे पास अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। ये सुन के अब उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है कि आखिर इसको कितना पैसा चाहिए। तभी उसके बगल में एक और नोटिफिकेशन खुलती है और सीरियसली भाई ये कितना अच्छा लग रहा है, पहली बार इतने टाइम पे छत पे आया है और इसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए। बिल्कुल अगर तुमने नोटिस किया हो तो एमसी शुरुआत से लेके अब तक ये बिल्कुल ही एक कमरे में ही था, एक कमरे से बाहर आना, बस थोड़ा बहुत कॉरिडोर वॉरिडोर में चल लेना, उसके बाद तो कहीं ये जाता भी नहीं होगा। और तुम लोगों को नहीं पता इसका रीजन, तो मैं तुम्हें बता दूं कि एमसी के पास एक रिस्ट्रिक्शन है जहां पर उसकी एबिलिटी जाती है जहां जहां तक वहीं पर ही ये जा सकता है, उसकी एबिलिटी की रेंज के बाहर ये जा ही नहीं सकता। फिर एमसी के पास बगल में एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 18 के ऑर्क को मारा है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं 27,88,221 वॉन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। जो देख के एमसी का चेहरा बिल्कुल ही बदल जाता है और वो सोचता है अरे हाँ मैं ये भी तो कर सकता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं इस क्वेस्ट को पार्टी क्वेस्ट में जनरेट करूँ तो। फिर एमसी अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम के लिए क्वेस्ट को जनरेट करता है कि तुम्हें लेवल 40 या उसके ऊपर के मॉन्स्टर को मारना है, एक मॉन्स्टर को मारना है और इसकी टाइम लिमिट है 24 आवर्स। इसके रिवॉर्ड में है रिवाइवल ऑफ सन, मतलब होयोंजो के बेटे का रिवाइवल, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए होगा, मतलब कि वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा होगा। इसकी फेलियर पेनल्टी है डेथ, मतलब कि पूरी मॉन्स्टर हंटिंग टीम मारी जाएगी। फिर सिस्टम भी नीचे पूछता है कि क्या तुम इस क्वेस्ट को जनरेट करना चाहते हो। एमसी सोचता है कि मुझे पहले होयोंजो को कंप्लीटली अपनी तरफ करना पड़ेगा। फिर वो इस क्वेस्ट को जनरेट करने के लिए हाँ कर देता है और अब हमारा सीन चेंज होता है। कोई बहुत जोर से भागते भागते एमसी की तरफ आने लगता है, दरवाजा बहुत जोर जोर से खटकर आने लगता है। वो कोई चिल्लाता है दरवाजा दरवाजा खोलो प्लीज, किम जॉन का तुम दरवाजा खोल सकते हो। इस हड़बड़ाती हुई आवाज को देख के ये एमसी समझ जाता है कि सामने कौन है। वो जाता है दरवाजे को ओपन करता है, वहां होयोंजो थी जो कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में एमसी की तरफ देखती है और एकदम से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो बहुत जोर जोर से हांफने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसने जल्दबाजी में एमसी के फ्लोर तक आने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, वो लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही भूल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी कांपती आवाज में कुछ शब्द निकालने की कोशिश करती है। वो कहती है अभी मेरे पास, तो अपना एमसी समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ इस क्वेस्ट में टाइम लिमिट है पर ये पॉसिबल है, तुम्हारा बेटा भी रिवाइव हो सकता है। बस ये सुनने की देर थी कि एक माँ को उसका बच्चा दोबारा देखने को मिल सकता है, वो फिर से हंसता खेलता हुआ उसे नजर आ सकता है। वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है और फूट फूट के बस रोने लग जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एमसी के लिए दुआएं ही निकल रही थी। वो कहती है कि थैंक यू सो मच, भले एक दिन के लिए ही सही, मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूँ, मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मैं इसी में खुश हूँ कि मुझे दोबारा उसके साथ एक दिन जीने का मौका मिलेगा। एमसी के पास एक डिंग करके नोटिफिकेशन आती है कि होयोंजो की लॉयल्टी ने 30 को सरपास कर दिया है। होयोंजो अब तुम्हारी वेसल बनने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर चुकी है। एमसी ऊपर देखता है और वो ऊपर देख के इन पर ही फोकस करने लगता है और वो जैसे ही फोकस करता है वहां पर ऊपर की जो लाइट्स थी वो सारी में बिजलियां दौड़ने लगती हैं, वो सब एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर वो देख के वो सोचता है ये तो सक्सेसफुल था। देन वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि ठीक है तो अब। फिर वो पीछे नल की तरफ देखता है और वहां पर वो फोकस करने लगता है। वो एकदम से फोकस करता है तो उस नल में पानी की बूंदें आने लगती हैं और उसमें भी पानी बहने लगता है बिल्कुल रियल नल की तरह। और ये सब हो रहा था एमसी की डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल की मदद से। जो देख के वो कहता है कि नाइस, अब मैं इन स्किल्स से बिल्कुल यूज्ड टू हो गया हूँ। और वो खुद को एक मेज की तरह इमेजिन करते हुए सोचता है मैं खुद को एक मेज की तरह फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं एक मेज बन गया हूँ और अब मैं परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर एक और डिंग करके नोटिफिकेशन आती है एमसी के पास, वहां पर लिखा था कि आज के लिए स्टोर की कमाई को कैलकुलेट कर लिया गया है, 3,20,981 वॉन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। जिन्हें देख के अपना एमसी एक स्माइल देता है और वो कहता है कि
कि 20% प्रॉफिट पे 3,20,000 वॉन। तो ऐसा लगता है कि आज की सेल 1.5 मिलियन को सरपास कर चुकी है। फिर वो स्टोर के हालात चेक करने के लिए अपनी अल्टीमेट आइस को एक्टिवेट करता है, जिनका नाम बदल के अब एब्सोल्यूट आइस कर दिया गया है। वो अपनी अल्टीमेट आइस को एक्टिवेट करता है, फिर से उसकी आंखों का कलर बदल जाता है, उसकी आंखों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लगता है। वो सामने से स्टोर के बाहर का सीन देखता है, जहाँ से सभी लोग बिल्कुल नेचुरली जैसे किसी रेगुलर दुकान से सामान खरीदते हुए आवन जावन कर रहे थे। फिर वो स्टोर के पास देखता है, वहाँ पर दो लोग सामान खरीद रहे थे और एक बंदा खरीदते हुए एक से पूछता है, हे अब हमें कितने की बचत करनी पड़ेगी? तो दूसरा अपने हाथ में बो एंड एरो दिखाते हुए कहता है कि इस बो की कीमत 1,50,000 वॉन है और आज हमने 10,000 की कमाई की है, तो मुझे लगता है कि ये लगभग 15 दिन तो लगेंगे। तो ये खरीदने वाला बंदा सामने वाले पे चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, हमारे 15 दिन के रामेन और पानी का खर्चा कौन जोड़ेगा? अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऐसे कोई सुना था तो तुम क्या करते? वही ये बंदा भी करता है। वो पीछे मुड़ जाता है, इसको बाय बाय करने लगता है और वो कहता है, ठीक है तू ही स्मार्ट है, सब कुछ अब खुद से ही कैलकुलेट कर ले। और ये माहौल देख के अपना एमसी सोचता है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि बस मेरे रिवॉर्ड्स के पैसे को शेयर करने से यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा बदल जाएगा। फिर एमसी अपने ही स्टोर को इमेजिन करते हुए बताता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे एक मिस्टीरियस प्लेस है जिसे स्टोर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो यहाँ आई तब से इन गॉब्लिन्स की हंटिंग से मिलने वाला वो पैसे का छोटा सा अमाउंट उसने सबके दिलों में हंटिंग करने के इमोशंस को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और क्योंकि अब इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर गॉब्लिन्स की हंटिंग शुरू की जा सके, ज्यादातर गॉब्लिन्स तो मर ही चुके हैं, तो लोगों को हंटिंग करने के लिए बाहर घूमना फिरना पड़ेगा। लेवल अप्स भी सारे अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिटीजन्स भी हमने बहुत ज्यादा रिक्रूट कर लिए हैं। अभी उसके पास करंट पॉपुलेशन है 789 की और उसके पास 1100 की लिमिट है। उसके पास बोनस चल रहा है, एक्सपीरियंस पॉइंट में 100% का, मनी का बोनस भी 100% का चल रहा है। ये देख के वो सोचता है कि अब से चीजें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेंगी। किम के पास एक और नोटिफिकेशन आई होती है कि तुमने एक लेवल 18 के ऑर्क को मारा है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं 12,43,817 वन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। जिसे देख के एमसी कहता है, ठीक है तो चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये है कौन जो इतनी स्पीड से ऑर्क्स को मारे जा रहा है, तो हमारा सीन भी चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि होइन जो हमारी बियर वुमेन अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इन ऑर्क्स की हंटिंग कर रही है। ये ऑर्क्स जो अपने साइज और स्ट्रेंथ के दम पे इंसानों को डोमिनेट करते थे, वो अब खुद डोमिनेट हो रहे हैं साइज और स्ट्रेंथ के ही दम पर। बियर वुमेन तो लिटरली इन्हें कोई मौका ही नहीं देती हमला करने का। वो इधर मारती उधर मारती, इधर खून उधर खून, चारों तरफ खून ही खून, और बस बियर वुमेन की आंखों में थोड़ा सा सुकून। चलो अब कमेंट सेक्शन में सभी लोग वाह वाह बोलो। फिर बियर वुमेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल करती है तो वो इंसान में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और बस देखते ही देखते वो खतरनाक सा जाइंट फिगर एक छोटा सा इंसान बन जाता है। और बियर वुमेन इनको मारने के बाद एक चैन की सांस लेती है। पीछे से कोई चिल्लाता है, होंजो, तो ये भी जल्दी से पीछे मुड़ती है और पीछे थी आर्चर और दाजुन। दाजुन पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो होंजो कहती है, मैं ठीक हूँ और अगर मुझे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाती है तो मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। आफ्टर ऑल मैं एक बियर में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ और बियर की हीलिंग कैपेबिलिटीज इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो दाजुन कहती है कि प्लीज तुम खुद को इतना पुश मत करो, हम जब तक उन मॉन्स्टर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और तुम तो उन मॉन्स्टर को खत्म ही कर दे रही हो। तो होइनजो कहती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं किल चोरी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यह आर्चर उसकी बात को काटते हुए कहती है कि हाँ तुम माफी क्यों मांग रही हो, तुम्हारे होते हुए तो हमारा टाइम एकदम ईजी जा रहा है और हमें बिल्कुल सेफ फील हो रहा है। जिसपे होइनजो अपना पसीना पोंछ के सर हिला के हाँ कर देती है और वो कुछ नहीं कहती। और एमसी अपनी अल्टीमेट आइस की हेल्प से इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था और वो सोचता है कि ये मेरा सच में बहुत ही अच्छा आइडिया था कि मैंने किम, दाजुन और होइनजो को एक ही टीम में रखा। फिर वो अपनी एब्सोल्यूट आइस को बंद करने लगता है और वो सोचता है कि वेल आई थिंक मुझे इन लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। फिर वो होइनजो के स्टैट्स को चेक करने लगता है। वो इसकी पैनल को ओपन करता है, वहां अब वो लेवल 40 पे पहुंच चुकी है। उसका ट्रस्ट 66 है, उसकी लॉयल्टी 66 है, उसकी अवेकन्ड एबिलिटी है वॉरियर बियर, उसके पास है एंशिएंट लाइफ ब्लड और प्राइमल फ्रेंजी। एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट है 200%। और यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि वो एमसी की वेसल बनी है कि नहीं, वैसे इतना ज्यादा स्टेट्स में इंक्रीज हो गया है तो मतलब बन ही गई है, बस यहाँ स्टेटस में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ना, इसीलिए। फिर हमें इस वॉरियर स्किल के बारे में बताते हैं। ये कॉम्बैक्ट क्लोज कॉम्बैक्ट में डैमेज की अटैक पावर को 50% इंक्रीज करता है। फाइट में अगर कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है तो एंशिएंट लाइफ ब्लड जो कि एक ए रैंक की एबिलिटी है वो रीजनरेशन को ग्रेटली इंक्रीज कर देता है। और प्राइमल फ्रेंजी जो कि एक एस रैंक की एबिलिटी है, ये खून देखते ही यूजर की आंखों को लाल कर देती है और फिजिकल एबिलिटीज पूरे 300% इंक्रीज होती हैं।
और इसमें दिखाई जाने वाली स्टेटस पे पहली एस रैंक की एबिलिटी फाइनली इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसपे कांग्रेचुलेशन कहने के लिए कोई दहाड़ मारते हुए इन लोगों के पास आ रहा है, जिसकी दहाड़ सुनते ही इनकी बॉडी कांप जाती है। ये घबराते हुए उस तरफ देखते हैं तो वहां से एक जोरदार डरावनी दहाड़ने की आवाज आती है। दाजुन के सेंसर जोर जोर से चीख रहे थे कि भागो यहाँ से। उस अंधेरी गली के अंदर से किसी जाइंट का पैर बाहर आता है, जिसके ऊपर आर्मर चढ़ा हुआ था। प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही बियर वुमेन दाजुन के आगे आ जाती है। इसे देख के तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, ये तो, और हमें दिखाते हैं एक पावरफुल सा लाल आंखों वाला गॉब्लिन। इसने एक खतरनाक ही शायद व्हाइट टाइगर का ही आर्मर पहन रखा है। उसके कंधे पे एक खतरनाक सा बैट है, और ये गॉब्लिन है या ऑर्क अभी तो कंफर्म नहीं है, पर इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि बदकिस्मती से ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या इस बॉस मॉन्स्टर से बाकी लोग सरवाइव कर पाएंगे। मुझे तो ये देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ये एस रैंक की पावर वाली होयंजो अब क्या करने वाली है, क्योंकि होयंजो के सर पे बुखार सवार है कि उसे अपने बेटे को एक और बार देखना है। तो अब मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, और क्या अपना एमसी अपने 10 किलोमीटर दूर मम्मी पापा को बचा पाएगा, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और बहुत ज्यादा जितने ज्यादा हो सके कमेंट्स करो, ताकि वीडियोस की रीच इंक्रीज हो सके। क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत लेट आ रहे हैं तो मैं लेट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर इसके चक्कर में रीच गिर गई तो भाई मुझे दूसरी सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, वैसे तो इतनी आसानी से रीच नहीं गिरने वाली, तो ठीक है, तुम लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।